हेलो बच्चा लोग, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको पहले चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए थे, तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं सारे क्वेश्चनों का एक एक करके हम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। और बच्चा लोग, ये जो हम सॉल्यूशन देंगे आपको वो पूरा डिटेल में होगा। ऐसा नहीं है कि हम सॉल्यूशन कराकर चले गए, फटाक से बता दिया और 5 मिनट में और बस हो गया, ऐसा नहीं करेंगे हम आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे। क्योंकि बच्चा लोग, सॉल्यूशन तो आपको हर जगह मिल जाएगा, बुक्स में मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा, एप्स पर मिल जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं आपको कि पूरा हम डिटेल में समझाएं, ताकि जो बच्चा अभी तक मान लो कुछ भी ना पढ़ा हो, हम ये समझ के चल रहे हैं कि अगर कोई बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा तब भी हम उसको समझा सकें, तो उस लेवल से हम आपको ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। तो बच्चा लोग, पहला क्वेश्चन है हमारा कि प्रूफ दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो आप देखिए कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो लेट रूट 5 इज रेशनल नंबर। अब आप बोलोगे कि सर हमें प्रूफ करना है रेशनल नंबर, लेकिन आप क्या लेके चल रहे हो, रेशनल नंबर, ऐसा क्यों कर रहे हो सर आप? तो देखो बच्चा लोग, थोड़ा सा समझिए। इस दुनिया में जितने भी नंबर हैं, जितने भी रियल नंबर हैं, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। या तो वो रेशनल होते हैं, या वो कैसे होते हैं, इरेशनल होते हैं। दुनिया के जितने भी नंबर हैं, या तो वो रेशनल होते हैं या वो इरेशनल होते हैं। दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। कह रहा है कि अगर जो नंबर रेशनल है वो इरेशनल नहीं हो सकता, और जो इरेशनल है वो रेशनल नहीं हो सकता। तो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि रूट 5 को हम नॉट रेशनल प्रूफ करेंगे। रूट 5 को बच्चा लोग हम क्या प्रूफ करेंगे, नॉट रेशनल। तो वो ऑटोमेटिकली क्या प्रूफ हो जाएगा, वो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो हमारा नंबर है वो रेशनल नंबर है। तो अब देखिए बच्चा लोग, इसलिए हमने इसको रेशनल माना है, और फाइनली हम ये बोल देंगे कि ये रेशनल नहीं है। ये कॉन्ट्राडिक्शन हम साबित करेंगे, और फिर वो ऑटोमेटिकली क्या प्रूफ हो जाएगा, रेशनल प्रूफ हो जाएगा। इसलिए हम इसको रेशनल मान रहे हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रेशनल माना है तो रूट 5 को हम पी अपन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर कोई नंबर रेशनल है तो उसको हम पी अपन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। वे आर पी एंड क्यू आर कोप्राइम। अब आप कहोगे सर ये तो चलो पता चल गया कि आपने इसको रेशनल नंबर लिया है, लेकिन ये लाइन क्यों लिखी है? तो इस लाइन को समझने से पहले आपको थोड़ा सा कोप्राइम नंबर पता होना चाहिए। तो देखो बच्चा लोग, कोप्राइम क्या होता है? कह रहा है कोई भी दो नंबर कोप्राइम कहलाते हैं कब, जब उनका एचसीएफ 1 होता है। कि सर एचसीएफ 1 होने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कोई भी दो नंबर किसी एक टेबल से ना कटे। फॉर एग्जाम्पल 9 एंड 25, क्या ये दोनों नंबर किसी एक टेबल से कट जाएंगे? बोला नहीं कट सकते सर। ये 3 से कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा, ये 5 से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये दोनों कैसे नंबर है, कोप्राइम। सर और एग्जांपल बताइए। 12 एंड 35, आप मुझे बताओ क्या ये दोनों किसी एक टेबल से कट जाएंगे? नहीं कटेंगे, तो ये भी कैसे हो जाएंगे, कोप्राइम। सर एक ऐसा एग्जांपल दीजिए जो कोप्राइम ना हो। तो देखो बच्चा लोग, मैं आपसे बोल रहा हूं 12 एंड 30, देखो ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा। इसका मतलब ये कोप्राइम नहीं है। जो एक टेबल से कट जाए वो कोप्राइम नहीं होते, और जो एक टेबल से ना कटे वो कोप्राइम होते हैं। कोप्राइम समझ में आ गया? ठीक है बच्चा लोग। अब उसके बाद हम आते हैं कि ये लाइन हमने क्यों लिखी, कि कोई अगर रेशनल नंबर है तो उसका जो पी और क्यू है वो कैसे होंगे, कोप्राइम होंगे। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैसे होंगे, कोप्राइम होंगे। तो देखो बच्चा, मैंने लिखा 16 और मैंने लिखा 30।
अब मुझे बताओ ये रेशनल नंबर है कि नहीं? बोला सर है। क्यों? क्योंकि ये पी अपन क्यू की फॉर्म में है। अब ये चेक करते हैं कि क्या ये कोप्राइम है दोनों। तो देखो बच्चा लोग 16 और 30, आप कहोगे कि सर ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, इसका मतलब ये कोप्राइम तो नहीं है। लेकिन हम तो बोल रहे हैं कि अगर कोई नंबर रेशनल है तो पी और क्यू कैसे होंगे? कोप्राइम होंगे। तो अब बच्चा लोग इस चीज के लिए हम क्या करेंगे, देखो इसके पीछे का क्या रीजन है। इसको 2 से काटो 8 बार, इसको 2 से काटो 15। अब देखो 8/15 वही नंबर था, काट के रिड्यूस करके हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिया है। अब देखो बताओ ये दोनों कोप्राइम है कि नहीं? कि हाँ सर अब ये कोप्राइम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये किसी एक टेबल से नहीं कट रहे। तो इस लाइन का कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर रेशनल नंबर है तो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम रिड्यूस करके लिख सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में। वो जो फ्रैक्शन होगा वो दोनों नंबर कैसे होंगे? कोप्राइम। तो इसलिए ये हमने लाइन लिखी है। ये लाइन समझ में आ गई? सारी चीजें हम डिटेल में समझा रहे हैं, एक बार समझ लो, उसके बाद आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप क्या करते हो, एक बार रट लेते हो, 5 मिनट में आ गया और समझ गई, और फिर उसके बाद आप क्या करते हो, फिर दोबारा ये भूल जाते हो, फिर दोबारा से पढ़ते हो। तो ऐसे करके आप कई बार इसको पढ़ लेते हो लेकिन समझ में नहीं आ पाता है, तो वहां भी तो टाइम वेस्ट होता है आपका। इसलिए हम इसको एक बार समझा रहे हैं डिटेल में, फिर बार बार आपको रटने की जरूरत नहीं है। अब देखो बच्चा लोग, अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग करो बच्चा लोग, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब एक काम करिए, क्यू स्क्वायर को आप इधर लीजिए, उधर बचेगा पी स्क्वायर, अब 5 को आप उधर भेज दीजिए। अब देखिए ये लाइन क्या बोल रही है, ये लाइन हमें बता रही है कि 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो इस चीज को हम लिख दे रहे हैं कि 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। देन 5 ऑल्सो डिवाइड्स पी। अब आप कहोगे सर यहां से ये तो समझ में आ रहा है कि जो 5 है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, लेकिन आपने ये लाइन कैसे लिख दी कि 5 पी को भी डिवाइड करेगा? तो बच्चा लोग एक थ्योरम होती है, उस थ्योरम से ये रिजल्ट आया हमारा। अब देखो वो थ्योरम क्या, पहले वो समझते हैं। वो थ्योरम क्या बोल रही है, वो थ्योरम बोलती है कि कोई ए है जो पॉजिटिव इंटीजर है, और बच्चा लोग एक नंबर पी है जो कि कैसा है, प्राइम। तो थ्योरम बोलती है कि इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी ऑल्सो डिवाइड्स ए। अब देखो थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं इस थ्योरम को। ये थ्योरम क्या बोल रही है, ये बोल रही है जैसे बच्चा लोग आप ए स्क्वायर की वैल्यू ले लीजिए 9, और अब पी की वैल्यू ले लीजिए आप 3, क्योंकि वो प्राइम है। तो अब देखो क्या 9 3 से कट रहा है? हाँ जी सर कट रहा है, कितने बार? 3 बार। इसका मतलब पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अब हम यहां से ए की वैल्यू निकालते हैं, ए की वैल्यू 3 आ जाएगी, जब ए स्क्वायर 9 है तो ए की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब देखो क्या ये 3 इस 3 से कट रहा है? हाँ जी सर कट रहा है, 3 का 3 में डिवाइड देंगे तो 1 आ जाएगा। तो अब देखो बच्चा लोग ये थ्योरम आपको एग्जांपल से समझ में आ गई कि पी कोई प्राइम नंबर है, ए स्क्वायर कोई नंबर है, अगर पी इसको काट रहे हैं तो फिर पी जो है वो ए को भी काटेगा। ये वो थ्योरम होती है, इसका मतलब ये जो रिजल्ट निकल के आया है वो इस थ्योरम से आया है। समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो अब देखो चलो, आप यहां लिख सकते हो बाई थ्योरम, ठीक है। अब देखो चलो, अब हम लिखेंगे P
इज इक्वल टू 5c। अब कहोगे सर आपने ये कैसे लिख दिया, p इज इक्वल टू 5c कैसे लिख दिया? बहुत सारे बच्चों को ये चीज समझ ही नहीं आती है, तो सर ये कैसे लिख दिया आपने y? तो अब बच्चा लोग इसको थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं 3 और यहां पर मैंने दिया 15। अब देखो 3 15 को कितने टाइम्स कट करेगा, 5 टाइम्स, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब ये 3 15 को प्रॉपरली डिवाइड कर रहा है कितने टाइम, 5 टाइम। तो क्या मैं 15 को ऐसे नहीं लिख सकता, 3 इंटू जितने टाइम डिवाइड कर रहा है 3 इंटू 5? बोला हाँ सर लिख सकते हैं। और एग्जांपल समझिए 7 63, ये इसको डिवाइड कर रहा है ना कंप्लीटली 9 टाइम, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। इसका मतलब हम 63 को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 9। अब बच्चा लोग वैसे ही हमें ये पता है कि 5 किसको डिवाइड कर रहा है, p को। 5 किसको डिवाइड कर रहा है बच्चा लोग, p को। इसका मतलब जब ये डिवाइड कर रहा है तो पक्का इसका जो रिमाइंडर है वो कितना होगा, 0 होगा। लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो कितनी बार कटेगा। वो इसलिए नहीं पता कि आपको p नहीं पता। जैसे ही आप मुझे p दोगे मैं तुम्हें c दे दूंगा। जैसे मान लीजिए बच्चा लोग मैं आपको कह रहा हूं कि मैं p को ऐसे लिख रहा हूँ 5 इंटू सी, कि भाई ये c टाइम्स कट रहा है, तो मैंने 5 को p को क्या लिख दिया, 5 इंटू सी लिख दिया। अब कहोगे सर c की वैल्यू क्या है, तो मैं कहूंगा बच्चा लोग तुम मुझे p की वैल्यू दो, मैं तुम्हें c की वैल्यू दूंगा। तो आप कहोगे सर लो p की वैल्यू मान लो 20, तो मैं c की वैल्यू तुम्हें कितनी बता दूंगा 4। अगर आप कहोगे कि सर p की वैल्यू 25 है, तो फिर मैं c की वैल्यू आपको कितनी 5 बता दूंगा। समझ में आया ना, p की वैल्यू वेरिएबल है तो ये जितनी बार डिवाइड करें वो भी वेरिएबल फॉर्म में होगा, इसलिए हमने p को क्या लिख दिया है 5 इंटू सी। ठीक है, ये है इसकी कहानी। थोड़ी सी वीडियो लेंदी हो सकती है लेकिन मैं आपको समझा भी तो रहा हूं, तो आप समझने पे ध्यान दें। ठीक है, ये ना देखें कि वीडियो कितनी लेंदी है। तो अब बच्चा लोग क्या करेंगे, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब बच्चा लोग अगेन स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा 25 सी स्क्वायर। अब एक काम करो, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब पी स्क्वायर की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, यहां पर तो कितनी आ जाएगी 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25 सी स्क्वायर। अब 5 से 25 5 टाइम कट जाएगा, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 सी स्क्वायर। और बच्चे लोग 5 को आप इधर ले आइए, तो अब देखो यहां से आपको क्या दिख रहा है कि 5 डिवाइड कर रहा है क्यू स्क्वायर को। अब हम यहां पर लिखते हैं, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। अब आपको पता है थ्योरम क्या कहती है, देन 5 ऑल्सो डिवाइड्स क्यू। ये किससे आया बच्चा लोग, भाई थ्योरम जो हमने आपको समझाई थी। अब एक चीज देखिए बच्चा लोग, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको मान लो इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखिए जरा, ये बोल रही है इक्वेशन नंबर सेकंड कि जो 5 है वो p को डिवाइड कर रहा है। इक्वेशन थर्ड बोल रहा है कि 5 किसको डिवाइड कर रहा है, 5 किसको डिवाइड कर रहा है q को। मतलब p और q नंबर है, इसको भी 5 डिवाइड कर रहा है, इसको भी 5 डिवाइड कर रहा है। तो बच्चा लोग आप मुझे बताओ क्या ये कोप्राइम होंगे, क्या ये कोप्राइम होंगे? कह रहा है सर बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो 5 से कट जा रहे हैं। कोप्राइम तो वो होते हैं जो किसी एक टेबल से ना कटे, ये तो दोनों 5 से कट जा रहे हैं। लेकिन बच्चा लोग स्टार्टिंग में हमने क्या माना था कि P एंड Q आर कोप्राइम, और यहां पर हम कह दे रहे हैं कि P और जो Q है वो कोप्राइम है ही नहीं। इसका मतलब ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया।
तो बच्चा लोग अब देखिए हम लिखेंगे कि सेकंड एंड थर्ड लीड्स टू कॉन्ट्राडिक्शन as P and Q are co-prime। इसका मतलब जो हम मान रहे थे बच्चा लोग, देखो यहां पर हमने को प्राइम माना, लेकिन लास्ट में हमने बोला कि वो को प्राइम नहीं है। इसका मतलब गड़बड़ कहां पर है? गड़बड़ है जहां पर हम लेट करके चल रहे हैं, जहां पर हम मान करके चल रहे हैं, वहीं पर गड़बड़। तो बच्चा लोग देयरफॉर √5 इज इरेशनल नंबर। इस तरीके से ये हमारा प्रूफ हो जाता है। समझ में आया बच्चा लोग? अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? प्रूफ दैट 5 - 2√3 इज एन इरेशनल नंबर। इट इज गिवन दैट √3 इज इरेशनल नंबर। कहने का मतलब ये है, हमसे पूछ रहा है 5 - 2√3 को आपको इरेशनल दिखाना है, लेकिन √3 को ऑलरेडी उसने क्या दिया है? इरेशनल दिया है। तो देखो बच्चा लोग ये दो टाइप से पूछा जाएगा आपका। एक तो डायरेक्ट इसको पूछेगा कि इसको इरेशनल प्रूफ करो, और ये नहीं देगा कि ये इरेशनल है, तो वो ज्यादा मार्क्स में आएगा। उस वाले क्वेश्चन में आपको √3 को अलग से प्रूफ करना पड़ेगा। लेकिन जब आपको ये इरेशनल दे दे तो ये कम मार्क्स में पूछा जाएगा। जैसे ये पार्टिकुलर क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा गया है। तो अब देखिए इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट 5 - 2√3 इज अ रेशनल नंबर। इसको हमने क्या मान लिया? रेशनल नंबर मान लिया। जब रेशनल नंबर मान लिया तो बच्चा लोग हम इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, अब देखिए इसके बाद क्या करना होता है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए, कोई भी, आपको क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड में √3 मतलब रूट में जो भी एक्सप्रेशन है उसको रखना है, और बाकी सारी चीजों को उधर ले जाना है। दोबारा समझिए, जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो लेफ्ट हैंड साइड में रूट में जो भी लिखा उसको लिखना है, और बाकी सारे नंबर को राइट हैंड साइड पे ले जाना है। देखिए कैसे, पहले 5 को उधर ले जाओ तो यहाँ पर रह जाएगा 2 - 2√3, 5 उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम लेंगे, क्यू आ जाएगा, क्यू हो जाएगा P - 5Q। अब बच्चा लोग -2 को उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा P - 5Q अपॉन -2Q। अब आप एक चीज देखिए, ये नंबर हमें ऑलरेडी कैसा दिया है? इरेशनल बोला है ऊपर, और ये नंबर P/Q की फॉर्म में आ रहा है। न्यूमरेटर में कुछ लिखा है, डिनोमिनेटर में कुछ लिखा है। इसका मतलब ये नंबर कैसा है? ये नंबर तो रेशनल नंबर है। अब आप बताइए मुझे, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई रेशनल नंबर के बराबर हो जाए? ये तो पॉसिबल है ही नहीं, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो अब देखिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखते हैं वी गेट P - 5Q अपॉन -2Q is a rational number and √3 is an irrational number। अब हम लिखेंगे बट दिस
contradict the fact, this contradict the fact that root 3 is rational number. So we conclude that 5 minus 2 root 3 is an irrational number. तो बच्चा लोग ये थ्योरी को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ये लिखना बहुत जरूरी होता है। बच्चा इस चीज पे ध्यान नहीं देते, यहाँ तक करके छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद इस पे ध्यान नहीं देते, लेकिन सारी चीजें तो इसी में छुपी हुई हैं, इसी में तो हम बता रहे हैं। तो बच्चा लोग इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। कह रहा प्रूफ दैट 1/√5 इज एन इरेशनल नंबर। तो बच्चा लोग चलिए प्रूफ करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट 1/√5 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मान लेते हैं। जब रेशनल नंबर मान लेंगे तो हम 1/√5 को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चा लोग। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, 1/√5 में हम √5 का मल्टीप्लाई और √5 का डिवाइड कर दें। हम 1/√5 में क्या कर रहे हैं बच्चा लोग, √5 का मल्टीप्लाई और √5 का डिवाइड लगा दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 अपॉन √5 इंटू √5 कितना हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू p/q। और 5 का बदल ले जाएगी तो √5 की वैल्यू आ जाएगी 5p/q। अब फिर से आप देखिए, ये तो हमारा कैसा नंबर है, ये तो इरेशनल नंबर है, और ये हमारा कैसा नंबर है, ये हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, अगर ये 3 मार्क्स का आया है क्वेश्चन तो आपको √5 को अलग से प्रूफ करना पड़ेगा, जो कि हम पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो उसी तरीके से आपको पहले √5 को प्रूफ कर देना है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आया बच्चा लोग, तो आपको इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब आप देखिए, अब यहां से लिखते हैं, वी गेट 5p/q इज रेशनल नंबर and √5 is irrational number। ये नंबर हमारा कैसा है, रेशनल है, ये रेशनल है। उसके बाद बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट, वही लिखना जो पिछले क्वेश्चन में लिखा था, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज irrational number। irrational number। So we conclude that 1/√5 is
इज एन इरेशनल नंबर। तो बच्चा लोग इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को ये सॉल्व हो जाता है। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखो क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि 6 की पावर n और n की वैल्यू आपको नेचुरल नंबर लेनी है, जैसे कि 1 2 3 4 आगे इस तरीके से, और आपको 6 की पावर n में n की वैल्यू पुट करनी है 1 2 3 4 और इसका आंसर निकालना है 6 36 216 और भी आएगा इसका भी। तो आपको चेक करना है कि इसका जो लास्ट डिजिट है क्या वो 0 आ रहा है, क्या वो 0 आ रहा है। अब देखिए हमें चेक करना है क्या कभी इसका जो लास्ट डिजिट है क्या वो 0 कभी आ पाएगा। अब देखिए n की वैल्यू तो बहुत सारी होती है, जो नेचुरल नंबर है वो तो इनफाइनाइट होते हैं। अब ऐसे रख रख के चेक करेंगे ये तो इम्पॉसिबल है। तो अब देखिए बच्चा लोग इसके पीछे एक लॉजिक होता है, हम बिना ये चेक करे बता सकते हैं कि हाँ ये नंबर 0 से एंड हो सकता है। अब देखिए लॉजिक क्या है, आप मुझे बताइए। जैसे कोई भी नंबर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल दिस, ये 0 से एंड हो रहा है, तो इस नंबर को हम ऐसे नहीं लिख सकते इंटू 10। मान लीजिए कोई और नंबर है, ये भी 0 से एंड हो रहा है, इसका मतलब ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100। इसका मतलब कोई भी नंबर अगर 0 से एंड हो रहा है तो उसमें कम से कम एक बार तो 10 का मल्टीप्लाई हुआ होगा। अगर उसमें 2 0 आ रही है लास्ट में तो इसका मतलब 2 बार 10 का मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो कहने का मतलब ये अगर 0 से एंड कोई भी नंबर हो रहा है तो कम से कम उसमें एक बार तो 10 का मल्टीप्लाई हो रखा होगा। और बच्चा लोग 10 का मतलब होता है 2 इंटू 5। सही बात है। तो फाइनली हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, अगर कोई नंबर 0 से एंड हो रहा है तो उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में कम से कम एक बार तो 2 क्रॉस 5 आएगा ही आएगा। तो अब बच्चा लोग ये लॉजिक, अब इस क्वेश्चन को हम चेक करते हैं कि क्या ये कभी 0 से एंड हो पाएगा। तो देखो सॉल्यूशन में 6 की पावर n, हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 इंटू 3 टू द पावर n, इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n। अब आप देखिए 6 की पावर n की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए, तो क्या इसमें 2 क्रॉस 5 आ रहा है। हमने बताया जब 2 क्रॉस 5 कम से कम एक बार आएगा तो वो 0 से एंड होगा, लेकिन इसमें तो 2 क्रॉस 5 नहीं आ रहा है। इसका मतलब 6 की पावर n हम लिख सकते हैं कि 6 की पावर n कैन नॉट एंड with the digit 0। क्यों? because prime factorization of 6 to the power n do not contain pair of 2 क्रॉस 5। तो इस तरीके से आपको बच्चा लोग पेपर में लिख के आना है, पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज इन द फॉर्म ऑफ 65m माइनस 117 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इन दोनों का जो एचसीएफ है वो इस फॉर्म का है, मतलब आप इन दोनों का एचसीएफ निकालोगे तो वो इसके बराबर आएगा। तब कह रहा है आपको m की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत सिंपल है, आप क्या करोगे, इन दोनों का एचसीएफ निकालोगे उसके बराबर कर दोगे, m की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चा लोग इसका एचसीएफ देखो कैसे निकालें। तो पहले इसके हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे, तो वो हो जाएंगे 5 इंटू 13, और 117 के अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो वो होंगे 3 इंटू 3 इंटू 13।
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2 इंटू 13। तो अब देखिए एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है। हमने सीखा हुआ है कि एचसीएफ निकालने का तरीका ये है कि जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें से कॉमन नंबर निकाल लीजिए। सबसे पहले हमें क्या निकालने हैं, कॉमन फैक्टर निकालने हैं, और कॉमन फैक्टर में भी सबसे जो कम पावर होगी वो लेना है, वो होता है हमारा एचसीएफ। तो आप मुझे बताइए इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 13 ही तो है, और इन दोनों में से सबसे कम पावर किसकी है, दोनों की पावर 1 है, तो 13 ही आ जाएगा। इसका मतलब इन दोनों का जो एचसीएफ है वो कितना आ जाएगा, 13। तो हम लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज इक्वल टू 13। अब आपको क्या करना है, 13 को इसके बराबर लिख देना है क्योंकि वो बोल रहा है। तो 65m माइनस 117 इज इक्वल टू 13, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 130, इसका इसमें डिवाइड लगा देंगे तो 2 टाइम्स तो m की वैल्यू बच्चा लोग कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है बच्चा लोग, इसलिए इसको ध्यान से करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो दैट द नंबर दिस इज कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन बोलती है नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। देखो कोई भी नंबर है उसके पास 2 फैक्टर तो होते ही होते हैं, कोई भी नंबर है हमारे पास उसके पास 2 फैक्टर तो होते ही होते हैं, एक 1 एक होता है इटसेल्फ। लेकिन इन दोनों के अलावा कोई और भी फैक्टर हो गया तो वो नंबर हमारा क्या बन जाता है, कंपोजिट नंबर बन जाता है। अदरवाइज वो कैसा नंबर रहेगा, प्राइम नंबर रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 6 1 से भी कट जाएगा, 6 खुद से तो कटेगा ही कटेगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। तो देखिए बच्चा लोग 6 के जो है हमारे पास मोर देन 2 फैक्टर हो गए तो ये नंबर हमारा कैसा हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। और भी एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि 10, ये 1 से कट जाएगा, खुद से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। तो इस नंबर के हमारे पास कितने फैक्टर हो गए, मोर देन 2 फैक्टर हो गए, तो ये भी हमारा कैसा है, कंपोजिट नंबर। तो हमें क्या करना है, इस नंबर के पास 1 और खुद के अलावा और भी फैक्टर हमें शो करने हैं। अगर वो हमने शो कर दिए तो ये नंबर कैसा हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो देखिए किस तरीके से हम शो करेंगे। तो पहले आप इस नंबर को लिख लीजिए। देखो इसमें 11 कॉमन आ रहा है तो 11 कॉमन ले लीजिए। तो 5 इंटू 17 प्लस 3, 17 इंटू 5 होता है 85 प्लस 3, ये हो जाएगा हमारा 88। तो बच्चा लोग अब आप देखिए इस नंबर को हमने लिख दिया 11 इंटू 88। तो हम देखते हैं कि ये नंबर खुद से तो कटेगा ही कटेगा और 1 से भी कटेगा, लेकिन ये नंबर 11 से भी कट जाएगा और ये नंबर 88 से भी कट जाएगा। इसका मतलब इस नंबर के जो हैं वो मोर देन 2 फैक्टर हो गए। तो इसी बात को हम अब देखो लिखेंगे कैसे, लिखेंगे कि 11 एंड 88 आर द 2 factors other than 1 and itself of the given number. Therefore, given number is composite number. तो बच्चा लोग इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72 लिविंग रिमाइंडर 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि एक ऐसा नंबर बताओ जो बड़े से बड़ा हो
जो 85 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 1 बचना चाहिए, और 72 को डिवाइड करें उसी सेम नंबर से तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 2 बचना चाहिए। तो आप मुझे बताओ, अगर हम उस नंबर को 85 में डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 बचना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं 85 में से 1 माइनस कर दूं तो बचेगा 84, तो 84 उस नंबर से प्रॉपर कट जाएगा। और कह रहा है 72 में रिमाइंडर बचना चाहिए 2। इसका मतलब अगर मैं -2 कर दूं 72 में से तो नंबर कितना बचेगा, 70। अब आप मुझे बताओ, ये दोनों नंबर उस नंबर से प्रॉपर कटेंगे कि नहीं कटेंगे, कटेंगे। अब कह रहा है कि वो नंबर है वो बड़े से बड़ा होना चाहिए जो इन दोनों को डिवाइड करे। तो आप मुझे बताओ, ये तो एचसीएफ का कंसेप्ट हो गया ना। एचसीएफ यही तो बताता है कि दो नंबर या दो से ज्यादा नंबर हो तो उनके जितने भी कॉमन फैक्टर है उनमें से हाईएस्ट हमें लेना पड़ता है। तो जब भी हाईएस्ट की बात करेगा तो हमें उनका क्या लेना पड़ेगा, उनका एचसीएफ लेना पड़ेगा। तो आपको क्या करना होगा, चलो इन दोनों नंबर का एचसीएफ लेना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इनके प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। तो आप मुझे बताओ 84 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, इधर करके देख ले। 2 से 42, 2 से 21, 3 से 7 टाइम, 7 से 1। तो इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। और 70 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, 2 से 35 और 5 से 7 और 7 से 1। इसका मतलब 70 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे हमारे 2 इंटू 5 इंटू 7। अब हमें इन दोनों का निकालना है एचसीएफ। तो देखो एचसीएफ क्या होता है, हमने अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जो भी कॉमन फैक्टर होते हैं, जो भी कॉमन फैक्टर होते हैं उनमें लोएस्ट पावर लेनी पड़ती है। तो देखो कॉमन फैक्टर 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है। तो इन दोनों में लोएस्ट पावर कौन सी है, 2 टू द पावर 1, तो 2 आ जाएगा। इन दोनों में तो सेम पावर है तो 7 ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 40। तो बच्चा लोग यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है CF ऑफ 98 एंड 28 इज m and LCM of 98 and 28 is n, then the value of n plus m। देखो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इन दोनों का HCF निकाल लेंगे वो m की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों नंबर का LCM निकाल लेंगे वो n की वैल्यू आ जाएगी, दोनों को वहां रख देंगे आंसर आ जाएगा। तो आपको पहले ये आना चाहिए कि दो नंबर का HCF कैसे निकालते हैं और दो नंबर का LCM कैसे निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इन दोनों नंबर के प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। तो 98 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, इधर करके देख लेते हैं। 98 के प्राइम फैक्टर 2 से 4 9 और 7 से 7 और 7 से 7। इसके मतलब इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 2 इंटू 7 टू द पावर 2। अब 28 के कर लीजिए, 28 के तो सिंपल है, 2 से 14, 2 से 7 और 7 से 1। तो इसके प्राइम फैक्टर आ जाएंगे हमारे 2 टू द पावर 2 इंटू 7। अब देखो HCF कैसे निकालते हैं, 98 और 28। HCF के लिए मैंने बताया है जो कॉमन फैक्टर है उनमें लोएस्ट पावर लेते हैं। तो इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो इन दोनों में से लोएस्ट पावर कौन सी है, 2 है, तो 2। 7 आ रहा है, इसमें भी 7 आ रहा है, दोनों में लोएस्ट पावर कौन सी है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो लोएस्ट पावर हो जाएगी 7। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 14। तो HCF आ गया हमारे पास 14। अब हमें निकालना है LCM। तो देखो LCM का कंसेप्ट क्या होता है, LCM के कंसेप्ट में क्या करते हैं, जो कॉमन फैक्टर होते हैं उनमें हाईएस्ट पावर लेनी पड़ती है, इसमें लोएस्ट पावर लेनी पड़ती है, इनमें हाईएस्ट पावर लेनी पड़ती है। और जो कॉमन नहीं होते फैक्टर उन सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन इसमें तो सारे कॉमन फैक्टर हैं, तो क्या करेंगे, इसमें हाईएस्ट पावर ले लो 2 टू द पावर 2,
इन दोनों में हाईएस्ट पावर हो जाएगा 7 टू द पावर 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 49। 4 इंटू 49 करके देख लो कितने होते हैं, 196। तो अब देखो बच्चा लोग, HCF जो वैल्यू थी वो किसकी वैल्यू थी, हमारी M की वैल्यू थी। इसका मतलब हमारे पास इधर लिख देते हैं कि जो हमारे पास M की वैल्यू है वो 14 आ गई, और LCM किसकी वैल्यू थी, N की वैल्यू, तो N की वैल्यू कितनी आ गई 196। अब हमसे कह रहा है N प्लस M निकालना है, तो इनको ऐड कर देंगे हम, 196 प्लस 14, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 210। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चा लोग ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा।